आज के लेक्चर में हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को देखेंगे और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो हमारी 2 मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरी, वैसे तो कई डिलीवरी मेथड्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिलीवरी मेथड्स हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स और उसकी मैनेजमेंट देखेंगे कि प्रोजेक्ट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैनेज कैसे किया जाता है। और एंड पे 1-2 स्लाइडों में हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है और ये हम किस तरह करते हैं। तो विद प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पर जाने से पहले हमने पहले लेक्चर में भी देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ये एक टेम्पररी टास्क होता है, एंडेवर होता है, जो टाइम बेस्ड होता है, कॉस्ट बेस्ड होता है, रिसोर्स डिपेंडेंट होता है और जिसको करने का मकसद, गोल ये होता है कि हम कोई यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस या रिज़ल्ट जनरेट करने में कामयाब हो सकें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के जो हो सकते हैं उसमें ये यूनिक नेचर का होता है कि कोई भी आपने अगर लाइफ में एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट किया तो वैसा प्रोजेक्ट आपको, मतलब कि तमाम 100% वही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्रोजेक्ट आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हर प्रोजेक्ट यूनिक नेचर का होता है, वन टाइम टास्क होता है, वन टाइम एफर्ट होती है और इसमें अनसर्टेनिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं कि आपने चीज़ें प्लान की हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एज प्लान्ड चीज़ों के मुताबिक ही आप चलें। इस कठिन सफ़र में आपको रास्ते में कई रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में मे बी आपने अपने प्लानिंग में वो चीज़ आप से इग्नोर हो गई हो या आपको उस चीज़ का आइडिया ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अनसर्टेनिटी का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कि फिर हम जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को करते हैं अपनी आसानी के लिए उसको डिफरेंट फेजेस में हमने डिवाइड कर लिया और उन फेजेस को कलेक्टिवली हम किसी भी प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल बोलते हैं। प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के हमने देखे थे 5 मेजर फेजेस थे और उन 5 में से जो चौथा फेज था मॉनिटरिंग कंट्रोल का, वो कमोबेश हर फेज में इम्प्लीमेंट होता है, पैरेलल चलता है। उसके अलावा जो पीछे 4 फेजेस बचते हैं उसमें हमारा इनिशियलाइजेशन थी, यानी कि कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट में आप अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने उस प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है, बजटिंग वगैरह, स्केजुलिंग वगैरह वो करते हैं। आप जो ऑनर की नीड्स हैं उसका नीड एनालिसिस करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कंसेप्चुअलाइजेशन में यूटिलाइज की जाती हैं। फिर जब आपकी प्रोजेक्ट की कंसेप्चुअलाइजेशन हो गई और ऑनर से उसका अप्रूवल आपको मिल गया तो फिर आप ऑफिशियली प्लानिंग फेज़ में दाखिल हो जाते हैं। अब आपने जो आपने चीज़ें सोची हुई थी, अब आपने उन चीज़ों को कागज़ों पर उतारना है। यानी कि अब आपने वो कॉन्सेप्ट्स, वो आइडियाज़, वो प्लान्स, अब उनकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें आप अपने प्लान बनाते हैं, स्केजुलिंग करते हैं, आप अपने डिफरेंट ड्राइंग्स एंड स्केचेस ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट आप स्टडीज़, फिजिबिलिटी स्टडीज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं, फिर आप अपना कैश फ्लो और बजट प्लान एस्टेब्लिश करते हैं, आप अपनी फाइनेंसिंग बनाते हैं, आप अपना जितने भी प्रोक्योरमेंट वगैरह करनी हो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करते हैं। फिर आपने जो रिस्क्स आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको री एवेल्यूएट करते हैं। जब आपका प्लानिंग फेज़ का मामला मुकम्मल हो जाता है और अप्रूव हो जाता है तो वो चीज़ अब ऑफिशियली एग्जीक्यूशन फेज़ में आ जाती है। मतलब कि अब आपने वो चीज़ कागज़ों से उतार के मैदान में वो कंस्ट्रक्ट करनी है, साइट पर उसको बनाना है। तो वो एग्जीक्यूशन फेज़ में चीज़ आ जाती है कि अब आपकी मशीनरी की मोबिलाइजेशन हो जाएगी, मैन पावर की मोबिलाइजेशन हो जाएगी, आप अपने ऑफिसेस वगैरह, कैंप्स वगैरह जो हैं साइट पे सेट करेंगे,
आप ऑफिशियली जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उनसे राब्ते करेंगे और मटेरियल की प्रोक्योरमेंट का आगाज़ कर देंगे। आपका जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का जो प्रोसीजर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। आपकी जो प्रोग्रेस है, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग है, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपनी फोरकास्टिंग स्टार्ट कर देंगे। जब आपकी एग्जीक्यूशन हो गई और अब आपने तमाम चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर दी, तो अब आपने वो फैसिलिटी, वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना है ऑनर को, और वो चौथे फेज़ में आएगा, फिनिशिंग के फेज़ में। फिनिशिंग में आपने तमाम जो लेसन्स लर्नड हैं वो डॉक्यूमेंट करने हैं। कोई मॉडिफिकेशन, कोई गलती हुई, उसको सेट करना है। जो अकाउंट्स वगैरह आपने बैलेंस करने थे वो कर लेने हैं, और आपके जितने भी मटेरियल्स वगैरह और जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए थे उनकी जो भी पेमेंट्स वगैरह ड्यू थी वो आपने क्लियर कर देनी है। और प्रोजेक्ट को फाइनल करके हर लिहाज से आपने उसकी फाइनल रिपोर्ट बना के क्लाइंट के हवाले कर देनी है। अब जब हम इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं, और आप अगर पीएम बुक की स्टडी करें तो उसमें उन्होंने किसी भी एरिया में अगर आप चले जाएं तो उन्होंने उसके इनपुट्स बताए होंगे, उसके आउटपुट्स बताए होंगी, और उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स बताई होंगी। हम जितने भी फेजेस हैं हमारे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के, हम भी हर फेज़ को उसी पर्सपेक्टिव में एक एक करके अभी देखते हैं। लेकिन उससे जानने से पहले एक वर्ड जो आप बार बार सुनेंगे, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स क्या होते हैं? तो ये जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो इस वर्ड से आपका फ्रीक्वेंटली पाला पड़ेगा कि प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स क्या होते हैं। इसको अगर सादा ज़बान में डिफ़ाइन किया जाए तो डिलीवरेबल्स वो टेंजिबल, क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स हैं आपके गोल्स जो सेट किए हुए थे, या आपने जो काम करके दिया, वो आपके डिलीवरेबल्स हैं। इसमें आपकी फिजिबिलिटी स्टडी भी हो सकती है, इसमें आपका डिटेल डिज़ाइन भी हो सकता है, इसमें आपके प्रोजेक्ट का कोई भी वर्क पैकेज हो सकता है। मतलब आपने रिटेनिंग वॉल बनानी है तो रिटेनिंग वॉल एक डिलीवरेबल होगा। और ये जो डिलीवरेबल्स हैं, बाज़ औक़ात वो जो फेज़, जिस फेज़ में हम वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, उसी के नाम पे उस डिलीवरेबल का नाम भी रख दिया जाता है। मतलब फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है तो डिलीवरेबल ऑफ फिजिबिलिटी। अगर आप डिटेल डिज़ाइनिंग का है तो वो डिज़ाइन का हो जाएगा। अगर आप एग्जीक्यूशन पे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन उसका नाम हो जाएगा डिलीवरेबल का। फिर हमारे पास दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेज़ एंड रिव्यूज़, कि जैसे ही आपका पहला फ़ेज़ ख़त्म हुआ और आप दूसरे फ़ेज़ में जाने लगे, तो दूसरे फ़ेज़ में जाने से पहले आपने अपनी कारकर्दगी जो है उसको रिव्यू करना है। उसको रिव्यू करना है, और जो भी आपने अपनी परफ़ॉर्मेंस देखी या की, या कोई उसमें गलती थी या कोई उसमें मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत थी, वो आप उसी टाइम कर लेंगे, और फिर आप अगले फ़ेज़ की जानिब मूव कर देंगे। फिर दूसरा फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा, अगेन आप उस पे रिव्यूज़ वगैरह करेंगे, फिर आप तीसरे फ़ेज़ में चले जाएंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग लेक्चर में हमने एक ग्राफ भी डिस्कस किया था। उसमें हमने ये भी देखा था कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आपकी कॉस्ट भी कम लगती है और आपके रिसोर्स भी कम यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन जूँ-जूँ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ता है, आपके कॉस्ट भी बढ़ती है, आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, और फिर जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्लोज़र की जानिब बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें दोबारा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरह आप अगर अपनी प्रोजेक्ट की सक्सेस मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो इनिशियली कम होगी। फिर जैसे ही आप फ़ेज़ 2 से निकल के फ़ेज़ 3 में जाएँगे तो वो अपनी पीक पर पहुँची होगी, और फिर अगेन वो जैसे ही आप
प्रोजेक्ट क्लोज करेंगे, तो इसका मतलब है आपने अपने जो प्री डिफाइंड एग्रीड गोल्स थे, माइलस्टोन्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो तमाम कामयाबी के साथ अचीव कर लिए। अच्छा, प्रोजेक्ट फेजेस पे बढ़ें तो सबसे पहला फेज था हमारे पास कंसेप्चुअलाइजेशन का। इसकी जो इनिशिएशन होती है, जो हमारा क्लाइंट है या ऑनर है, वो एक आइडिया डेवलप करता है। ठीक है, उसने कोई चीज़ बनानी है तो ज़ाहिरी बात है वो उसके बारे में सोचेगा। सबसे पहले उसकी आइडिया क्रिएशन जो है वो क्लाइंट के थ्रू होगी। जब एक दफ़ा उसने आइडिया क्रिएट कर दिया, अब उस आइडिया पे वर्किंग के लिए वो लोग हायर करेगा, कंसल्टेंट हायर कर लेगा, डिज़ाइनर्स हायर कर लेगा, टेक्निकल स्टाफ हायर कर लेगा, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर लेगा। तो ये इनपुट था, ये पहले फेज़ का इनपुट था। और इसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि वो जितनी भी प्रोजेक्ट की जो कंसेप्चुलाइजेशन थी, जो उसने सोची हुई थी, उसको आप डॉक्यूमेंट करेगा। उससे रिलेटेड जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट करेगा कि ये जो मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, ये जो आइडिया मैंने सोचा है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन मैं करने जा रहा हूँ, क्या मुझे इससे कोई फ़ायदा भी होगा या क्या ये मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। फिर हम उस पे अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड एनालिसिस कर लेंगे। फिर हम डिफरेंट जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उसकी लोकेशन होगी, साइज़ होगी, उसकी फंडिंग होगी, उसकी पेमेंट्स होगी, ये तमाम चीज़ें हम चेक कर लेंगे। फिर टेक्निकल पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में और एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर देंगे। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, माहौल के ऊपर जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव असरात होंगे या नेगेटिव असरात होंगे। फिर हम उसका एक टेंटेटिव सा एस्टीमेट और इनिशियल प्रिलिमिनरी जो प्लान होता है या प्रोग्राम होता है वो हम बना लेते हैं। अब इस फेज़ 1 का एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फिज़िबिलिटी रिपोर्ट्स आ जाएँगी, हमारे पास इनिशियल जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट्स हैं वो आ जाएँगे, प्लान आ जाएँगे। इसकी बेस पे जो है क्लाइंट कहेगा ठीक है भई, अब ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो येस या नो जो है फेज़ 1 की प्रोग्रेस परफॉर्मेंस की बेस पे वो करेगा। फिर जब हम फेज़ 2 में आएँगे तो इसका जो इनिशिएशन जो है वो क्लाइंट के डिसीजन पर होती है। वहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, नाम से ज़ाहिर हो रहा है जितने भी आपकी जो ड्राइंग्स हैं, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन से रिलेटेड ड्राइंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन की जाएगी। उस पे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जनरेट किए जाएँगे। उस पे फिर वैल्यू इंजीनियरिंग का प्रोसेस किया जाएगा और जो मोस्ट फीजिबल डिज़ाइन होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, टाइम एफिशिएंट होगा, रिसोर्स एफिशिएंट होगा, उसको हम फाइनलाइज़ कर देंगे। फिर हम उसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स में देखेंगे कि हमें इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव्स में ये कितना फ़ायदा देगा, कितनी ये सिग्निफिकेंस रखता है। फिर हम उस प्रोजेक्ट को डिफरेंट वर्क पैकेजेस में ब्रेक, अगर तो आप डिलीवरी मेथड यूज़ कर रहे हैं फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स का, तो हम उसको डिफरेंट वर्क पैकेजेस में उसको डिवाइड कर देंगे। फिर हम ये तमाम चीज़ें करने के साथ साथ फिर हम अपना एक डिटेल्ड जो है स्केड्यूल वो इस्टेब्लिश कर देंगे, जिसको लेके हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है। और इस पूरे फेज़ 2 का जो एंड प्रोडक्ट होगी, आउटपुट होगी, वो हमारे पास डिटेल्ड ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस आ जाएँगी। अब जब हमारे पास ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशन आ जाएँगी, उसके बाद हम अपनी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। प्रोक्योरमेंट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, तो प्रोक्योरमेंट इज़ एक्चुअली द एक्विजिशन ऑफ सर्विसेज़ एंड गुड्स, कि आपने जो-जो सर्विसेज़ लोगों से लेनी है, वो लोग या जो मटेरियल आपको साइट पर चाहिए होगा, वो आपने ऑर्डर करना है। ये इसको हम प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। इसका आगाज़ जो है इनिशिएशन, जहाँ पे फेज़ वो पिछला जो इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन वाला काम ख़त्म हुआ, वहाँ से इसका काम स्टार्ट होता है, ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस का। जब आपके पास ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस बन गई, उसके बाद आप बिड की प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं। अब आपने जो है बिड डाल देनी है। आपकी बिड पे जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपने टेंडर जमा कराएँगे और आप उनका टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के बाद
जिसका टेंडर सबसे ज़्यादा साउंड होगा, उसको आप हायर कर लेंगे कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे और मेरे आइडिया की एग्जीक्यूशन करके मुझे दे। इस पे आप इस प्रोसेस में फिर आप डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स भी बनाते हैं। आप वैल्यू इंजीनियरिंग का फिनोमेना भी इस पे करते हैं। ऑलरेडी डिस्कस्ड के फिर कॉन्ट्रैक्ट आप अवार्ड कर देते हैं कि भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये वाला बंदा अपनी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करेगा और मेरा जो आइडिया था, जो मैंने जिस चीज़ की प्लानिंग की हुई है, उसकी ये बंदा एग्जीक्यूशन करेगा। तो प्रोक्योरमेंट फेज का जो एंड प्रोडक्ट है वो है अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमारे पास आती है एग्जीक्यूशन या कंस्ट्रक्शन फेज। तो इसकी इनिशिएशन होती है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि जी आप अपनी सारी मोबिलाइजेशन, आपने जो आपकी जितनी भी मैन पावर है उसकी मोबिलाइजेशन कर देते हैं, मशीनरी की मोबिलाइजेशन कर देते हैं। आप अपने साइट के ऊपर कैंप्स और ऑफिस एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपना जितना प्रिलिमिनरी साइट वर्क्स होते हैं उसको आप अपना उसकी इनिशिएशन कर देते हैं। चाहे वो सिविल का हो। एमईपी का मतलब है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। और एचवैक का सिस्टम, एचवैक का मतलब है हीट, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और इस कंस्ट्रक्शन फेज 3 का जो एंड डिलीवरेबल होगा वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा कि एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तो आपने उसको ऑफिशियली हैंड ओवर कर देना है क्लाइंट को। फिर हमारा चौथा फेज स्टार्ट होगा। प्रोजेक्ट हैंड ओवर जब हो जाएगा उसके बाद हमारा चौथा फेज स्टार्ट होगा फिनिशिंग का। इसमें जितनी भी हमने टेस्टिंग और कमीशनिंग करनी होती है वो इस फेज में हम करते हैं कि जो फैसिलिटी बन गई अब हमने उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, उसकी एडजस्टिंग या करेक्शन उसमें करनी है। कोई गलतियां आ गई, कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई, बच गई, जो करनी चाहिए थी, जो कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं की, वो अब इस स्टेज पर की जाती है। इसके अलावा एक हमारे पास वारंटी पीरियड होता है, एक मेंटेनेंस पीरियड होता है कि उस स्पेसिफिक पीरियड में अगर वो जो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन की गई है वो जब फंक्शनल थी और उस स्पेसिफिक पीरियड में उसमें कोई मेंटेनेंस का काम आ गया तो उसके लिए उस कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्टर को वापस बुलाया जाएगा और वो अपनी वारंटी को फुलफिल करेगा और अपने खर्चे पे वो उसकी मेंटेनेंस करके क्लाइंट को देगा। और इसका स्टार्टअप का जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है वो ये है कि फुली ऑपरेशनल वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अब क्लाइंट के सपुर्द कर दिया जाएगा कि अब उसको जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद के लिए लोगों ने अब उसका इस्तेमाल स्टार्ट कर देना है। वो उसका ऑपरेशन और यूटिलाइजेशन वाले प्रोसेस में आएगा। इसमें मुकम्मल उसके वो फुल जितनी उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी थी जिसके लिए वो बनाया गया था वो उस फेज़ में दाखिल हो जाता है। और इसमें जितना भी जो इन्वेस्टमेंट की गई थी और उस इन्वेस्टमेंट के तनाजुर में जो बेनिफिट्स प्लान्ड किए गए थे वो अब बेनिफिट्स अचीव करने का टाइम आ चुका है। वो इस फेज़ में पता लगेगा कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो बेनिफिट्स हमने अचीव करने थे, क्या हमें अब अचीव हो भी रहे हैं या नहीं, वो यहाँ ऑपरेशनल फेज़ में हमें पता लगेगा। फिर आपको पता है कि एक चीज़ है उसकी फिर रेगुलर मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है कुछ वक़्त के बाद, तो उसमें फिर रेगुलर मेंटेनेंस भी यहीं पर आएगा। और अब अगर आप उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस करना चाह रहे हैं या उसमें कोई एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी अब आप कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट में मैंने बात की प्रोजेक्ट डिलीवरी से रिलेटेड और आपने फास्ट ट्रैकिंग का नाम भी सुना। तो हम जब भी प्रोजेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमें अवार्ड किया जाता है, तो चंद डिलीवरी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जिसमें से एक होता है हमारे पास नॉर्मल ट्रैकिंग या कन्वेंशनल मेथड इसको बोलते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि आपने अगर कोई काम अपना स्टार्ट किया है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी डिज़ाइनिंग जो है प्रोजेक्ट की वो ख़त्म करेंगे
तो उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन आपने स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं, ये नॉर्मल ट्रैक की बात करूँ, जो कन्वेंशनल वे ऑफ डिलीवरिंग अ प्रोजेक्ट है, इसमें आप अपने डिज़ाइन जितने भी हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो हर लिहाज से 100% कंप्लीट करेंगे। जब आपके डिज़ाइन हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएंगे, मतलब उसकी उसकी कंसेप्चुलाइजेशन हो जाएगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन जाएगी, प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, और हर लिहाज से उसकी इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन बन जाएंगे, तो उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियली एग्जीक्यूशन करेंगे। यानी कि डिज़ाइनिंग के बाद आपने बिड करनी है और कॉन्ट्रैक्टरों से अपने टेंडर्स रिसीव करने हैं, और उनकी बेस पे आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है, और फिर आपने साइट के ऊपर अपने काम स्टार्ट करने हैं। ये एक्चुअली फिनिश टू स्टार्ट वाली अप्रोच है कि पिछला टास्क ख़त्म होगा तो अगला टास्क मैं तब स्टार्ट करूंगा। इसको नॉर्मल ट्रैकिंग और लीनियर वे ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, कि पिछले वाले फेजेस ख़त्म होंगे तो मैं अगले वाला फेज कंस्ट्रक्ट करूंगा। ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिलीवरी मेथड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ये देखें, फिजिबिलिटी स्टडी ख़त्म होगी तो डिज़ाइन स्टार्ट होगा, डिज़ाइन ख़त्म होगा तो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी, प्रोक्योरमेंट ख़त्म होगी तो कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन होगी तो हम उसके स्टार्टअप या फिनिशिंग जोन में दाखिल होंगे, और स्टार्टअप वाला ख़त्म होगा तो हम ऑपरेशनल जोन में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक फेज़ ख़त्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा। ये है कन्वेंशनल वे ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी। दूसरी फिर हमारे पास आती है फास्ट ट्रैकिंग डिलीवरी मेथड। इसको हम फेज्ड डिलीवरी मेथड भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि आप कोई से भी दो फेजेस को पैरेलल चला सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपका डिज़ाइन 100% कंप्लीट होगा तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें आप अपने डिज़ाइन को साथ साथ कंप्लीट करते जा रहे हैं और साथ साथ उसकी कंस्ट्रक्शन भी करते जा रहे हैं, यानी कि आप अब चीज़ों को, फेजेस को अब आप पैरेलल लेके चलते जा रहे हैं। ये जो डिलीवरी मेथड होता है इसको हम फास्ट ट्रैकिंग डिलीवरी मेथड बोलते हैं। ठीक है। इसकी ये एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं, इस फिगर में ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमें बता रहा है कन्वेंशनल प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड, कि इसमें डिज़ाइन ख़त्म होगा तो प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी, प्रोक्योरमेंट ख़त्म होगी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। लेकिन ये जो नीचे आपको डायग्राम का दूसरा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये फास्ट ट्रैक या फेस्ड कंस्ट्रक्शन डिलीवरी मेथड है। इसमें हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड कर दिया, और हर पैकेज को हम पैरेलल कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। यानी कि पैकेज वन की डिजाइनिंग हुई, प्रोक्योरमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन हुई, ये हमने स्टार्ट कर दिया पैकेज वन। और पैकेज वन का जब प्रोक्योरमेंट का फेज चल रहा था तो मैंने पैकेज टू पे डिजाइनिंग शुरू कर दी, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। अब जब पैकेज टू की प्रोक्योरमेंट फेज में मैं था तो पैकेज थ्री मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा पिछला फेज, उसकी डिजाइनिंग होती जा रही है, हम उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो जब मैं ये तमाम पैकेज फोर पे जब मैं पहुंचता हूँ तो मेरे पास अच्छा भला टाइम सेव हो जाता है। तो फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन जो डिलीवरी मेथड है, ये अगर हम कंडक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे हमारी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है फास्ट ट्रैक डिलीवरी मेथड की, कि लेट्स सपोज आपने एक आईटी सिक्योरिटी सिस्टम का प्रोजेक्ट आपको अलॉट किया गया है, और आपके पास दो टास्क हैं, और ये टास्क जो हैं ये क्रिटिकल नोयत के हैं। ये दोनों टास्क इंतहाई क्रिटिकल नोयत के हैं और ये क्रिटिकल पाथ के ऊपर आते हैं। क्रिटिकल पाथ का मतलब ये है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर एक ऐसा, मतलब कि जो एक्टिविटीज़ हमारे उस स्पेसिफिक पाथ पे आ रही हैं, उनकी ड्यूरेशन, जो अलॉटेड टाइमलाइन है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो जिनकी ड्यूरेशन आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर आती हैं, और उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट था आईटी सिक्योरिटी सिस्टम का, और इसमें हमारे पास दो ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो क्रिटिकल थी। एक एक्टिविटी जो थी उसको कंप्लीट करने में मेरे पास 10 दिन लग रहे थे, दूसरी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में मेरे पास 12 दिन लग रहे थे। अब अगर इन दोनों एक्टिविटीज़ को मैं अलग अलग करता हूँ तो इनको ख़त्म करने में मुझे 22 दिन लगेंगे। लेकिन अगर इन्हीं एक्टिविटीज़ को मैं एक साथ स्टार्ट करूं, यानी कि फास्ट ट्रैकिंग
के फिनोमेना को यूज़ करके स्टार्ट करूँ, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ 12 दिनों के अंदर बआसानी ख़त्म किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फास्ट ट्रैकिंग से हमने अपने 10 दिन बचाए। अगर आपने 10 दिन बचाए तो आपने अपनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी टू सम एक्सटेंट बचाई होगी कुछ ना कुछ, और भी इसमें आपने काफ़ी सारी जो है अपनी जो एफिशिएंसी थी वो एनहांस की है। जिसके नॉर्मल ट्रैक अप्रोच के एडवांटेजेस हैं, एक दफ़ा इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये फास्ट ट्रैक के हैं कि जल्दी काम होता है इससे, और डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की आपस में इंटीग्रेशन होती है कि साथ साथ इन पैरेलल आप लेके चल सकते हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग का फिनोमेना अप्लाई कर सकते हैं। अब जो फास्ट ट्रैक का प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप अपना टाइम और मनी बचाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम और मनी को बचाने के लिए आपको काफ़ी सारे रिस्क्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। इन तमाम रिस्क में से सबसे जो बड़ा रिस्क ये है कि डिज़ाइन उस फैसिलिटी का 100% कंप्लीट नहीं होता। जिस वो मतलब कुछ परसेंटेज उस डिज़ाइन की उन्होंने कंप्लीट की तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तो आपके पास डिटेल्ड और कंप्लीटेड डिज़ाइन अवेलेबल है तो आपको पता होता है चीज़ों का किस तरह लेकर चलना है, तो आप आसानी उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब डिज़ाइन साथ साथ कंप्लीट होता जा रहा है और साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, तो इसमें ज़रा खदशात रिस्क जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अगर आपको डिज़ाइन में बाद में कहीं इशू आ गया तो फिर काफ़ी परेशानी का बायस बन सकती है वो चीज़। फिर इसके लिए और चैलेंज हमारे पास क्या है कि जो आपका डिज़ाइनर है ऑफिस में जो बैठा डिज़ाइन कर रहा है फैसिलिटी को, और जो साइट के ऊपर लोग हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए ताकि उन दोनों में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो चलती रहे। फिर डिज़ाइनर का डिज़ाइन स्केड्यूल जो है वो बिड के जो दौरानिया है टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली मैचिंग होना चाहिए। और जितनी भी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है डिज़ाइनर की, ऑनर की, कॉन्ट्रैक्टर की या कंस्ट्रक्शन मैनेजर की, वो उसमें होनी चाहिए। ये भी एक चैलेंज है फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में। अच्छा, अब मैं आता हूँ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स पे। स्टेक होल्डर्स की अगर हम डेफिनेशन पर जाएं, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जो पीएमआई की जो पीएम बुक है उसके अकॉर्डिंगली स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी प्रोजेक्ट के आउटपुट या किसी भी प्रोजेक्ट में मौजूद एक्टिविटी या किसी भी डिसीजन से खुद इफेक्ट हो सकता हो, या वो किसी भी प्रोजेक्ट के आउटकम्स पर असर अंदाज हो सकता हो, उसको हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर बोलते हैं। अब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बड़े वास्ट, डायनामिक और कम्प्लेक्स सिनेरियोज की वजह से मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं हर किसी का अपना एजेंडा होता है, हर किसी के अपने इंटरेस्ट्स होते हैं और डिमांड्स होती हैं। और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके जो इंटरेस्ट्स हैं, डिमांड्स हैं, ये उस प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकती हैं और उसको नेगेटिवली भी उस पर असरअंदाज हो सकती हैं उसकी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पे, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे। अब जब हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन तो देख ली, अब इसकी हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को हम दो जर्नल अंदाज में इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक इंटरनल स्टेक होल्डर्स, दूसरे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो इंटरनली प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम आ जाई, आपके सप्लायर्स आ गए, आपके कस्टमर्स आ गए, आपकी कंसल्टेंट टीम आ गई, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए। फिर आते हैं एक्सटर्नल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के, वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो एक्सटर्नली
उस प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हों, जैसे मीडिया ग्रुप्स आ गए, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप आ गए, फिर डिफरेंट ट्रेड एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर लोकल जो लोग रह रहे हैं आसपास वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, फिर डिफरेंट म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज़ या नेशनल अथॉरिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये तमाम जो होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब उन स्टेक होल्डर्स को हमने अपनी साइट के ऊपर प्रोफेशनली मैनेज किस तरह करना है, या स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का प्रोसेस किन किन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। तो उसमें जो हमारे पास मेन मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स हैं, वो हैं, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि आपका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, किस नेचर का है, क्या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व तमाम स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है। आपने जब आइडेंटिफिकेशन कर ली तो उन प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, अब उस पर्सपेक्टिव में उनको एनालाइज करना है और उन स्टेक होल्डर्स की मैपिंग करनी है। फिर आपने उस एनालिसिस और मैपिंग के रिजल्ट्स पे अपनी एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज बनानी है कि उन स्टेक होल्डर्स को हमने प्रोजेक्ट पे एंगेज किस तरह करना है। फिर जब आपने वो स्ट्रेटजी बना ली तो उसके अगले स्टेप में आपने उस स्ट्रेटजी को प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये डिफरेंट 5 फेसेस हमारे पास थे जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के प्रोसेस में आते हैं। इसमें हमने देखा सबसे पहले आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, बता दिया कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको आपने आइडेंटिफाई करना। फिर आपने जो है उनको उनके क्या कहते हैं एनालाइज करना, उनकी मैपिंग करना। उसके बाद आपने उनकी जो इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं उसकी प्लानिंग करना। उन इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज की प्लानिंग के बाद उन इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज की मैनेजमेंट, और फिर उनको आपने मॉनिटर किस तरह करना है। ये चीज़ें जो हैं हम उस इन फेजेस में हम देखेंगे।